लेकर आ चुकी हूँ मैं आपके लिए माफिया ट्रैप्ड बाय कन्या एपिसोड। चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि कुणाल जो जिया को ले जा करके गाड़ी में बिठा देता है और वहीं वो जिया से कहता है गाड़ी से बाहर मत निकलना, आसपास हमारे बॉडीगार्ड से तुम्हें कुछ नहीं होगा। वहीं जिया इस वक्त काफी गुस्से में थी और वो कुणाल से कहती है मुझे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उस इंसान को जिंदा मत छोड़िएगा, अपने बॉस से बोल दीजिएगा। बदतमीज कहीं का। कुणाल जो उसको शांत करते हुए कहता है रिलैक्स, वैसे भी वो जिंदा नहीं बचने वाला। जिया जो कहती है तो फिर मुझे बाहर क्यों कर दिया, मुझे भी मरता हुआ देखना था उसे, और इतनी भी डरपोक नहीं हूं मैं। कुणाल जो को सोचते हुए कहता है वो क्या है ना, सर के मारने का तरीका थोड़ा ज़्यादा हार्श है, तुम देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। वेल डोंट वरी, जो होगा मैं तुम्हें आके बता दूंगा, बाकी तुम यहीं पर रहना हाँ। और ये बोलकर वो भी अंदर की तरफ आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ अक्षय तो काफी खुश हो गया था, क्योंकि उसे लगा था कि रेयांश उसे जिया से बचाने के लिए आए हैं। न जाने क्यों उसने अपने दिमाग में ये गलतफहमी पाल ली थी। रेयांश को देखकर वो जैसे तैसे करके उठते हुए रेयांश के कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहता है अच्छा हुआ भाई तो आ गया, वरना वो पागल लड़की तो मुझे मार देती। वहीं रेयांश उसको अपने आप से अलग नहीं किए थे। वो बस अपने पॉकेट में अपना हाथ डाले हुए अपनी मुट्ठी को कस के बार बार बंद किए जा रहे थे। जैसे जैसे अक्षत के मुंह से जिया के बारे में कुछ अनाप शनाप बातें निकल रही थी। कुणाल को तो अंदर आते वक्त यही लगा था कि इस वक्त रेयांश जो कि अक्षत को काफी बुरी तरह से पनिशमेंट दे रहे होंगे, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है ये सर क्या करते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ सकता। मुझे तो लगा था मार रहे होंगे, यहाँ पर तो भरत मिलाप चल रहा है। वही रेयांश जो अक्षत के कंधे पर हाथ रखते हुए उसको सांत्वना देते हुए कहते हैं डोंट वरी, मैं डिसअपॉइंट नहीं करूंगा तुम्हें। और फिर वो उसके गाल पर अपना हाथ थपथपाते हुए कहते हैं उसकी कसर मैं पूरी कर दूंगा, वो भी बहुत अच्छी तरह से। और फिर वो कुणाल को एक चेयर ले आने का इशारा कर देते हैं। कुणाल दौड़कर चेयर ले आते हुए ठीक अक्षत के पीछे रख दिया था और रेयांश उसके सीने पर जोर से हाथ मारते हैं, जिससे वो जाकर के पीछे उसी चेयर पर धड़ाम से गिरता है। रेयांश भी उसकी तरफ आगे थोड़ा बेंड हो गए थे और उसके दोनों हाथ को देखते हुए काफी साइको भरे लहजे में कहते हैं इन्हीं हाथों से छुआ था ना तूने उसे, बहुत मजा आता था ना उसे हाथ लगाकर। और जिस लड़की को तू पागल कैरेक्टरलेस बोल रहा है, और क्या बोला तूने अभी, कभी वो तेरे प्यार में कभी वो मेरे प्यार में, तुझे पता है तू किसके बारे में बात कर रहा है। अक्षय जो कहता है जिया के बारे में। रेयांश जो उसके दोनों कलाई को जोर से अपने हाथों से दबाते हुए कहते हैं मिसेस जिया रेयांश अग्निहोत्री के बारे में, बीवी है वो मेरी। इस बारे में अक्षित को थोड़ी ना कोई आइडिया था कि रेयांश और जिया जो कि एक दूसरे के साथ शादी कर चुके हैं, वो तो काफ़ी टाइम से एक ही गोडाउन में अंदर बंद पड़ा था। उसे तो जयशंकर तिवारी ने भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था, जिसकी वजह से उसे लगता है कि रेयांश और जिया जो कि बस अभी रिलेशनशिप में है। रेयांश की बात सुन करके वो और ज़्यादा घबराते हुए कुछ अनाप शनाप बकने लगता है, वो भी जिया के बारे में। न जाने उसे क्यों लग रहा था कि वो आज रेयांश को अपनी बातों से कन्विंस कर लेगा, लेकिन शायद ये उसकी गलत फहमी थी। और तो उसके ऊपर ही उंगली उठा रहा है, कोई बात नहीं, तो ये कार्यक्रम हम उंगली से ही शुरू करते हैं। वो बस अपने एक हाथ को कुणाल की तरफ आगे बढ़ाए थे। कुणाल तुरंत ही उनके हाथ में एक हैमर रख देता है और रेयांश उस हैमर को उठाकर अक्षत को दिखाते हुए कहते हैं अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि जब जब तूने जिया को मेरे सामने हाथ लगाया मुझे कितना गुस्सा आता था। और ये बोलकर वो जैसे ही हैमर को अपने हाथ में उठाए थे और काफी तेज स्पीड से उसके हाथ के पास ला रहे थे, अक्षय ने तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर ली थी, जिसकी वजह से रेयांश तुरंत ही अपने हाथ को पीछे करते हुए कहते हैं नो नो नो, ये ऑप्शन में नहीं है, आंखें बंद नहीं कर सकता तो तुझे आंखें खोल कर अपनी मौत का मंजर देखना है। तुझे क्या लगा कुछ दिन तुझे जिंदा छोड़ दिया तो वाकई में तू बच गया मुझसे। तुझे जिंदा इसलिए रखा था ताकि जिया को, मेरी जिया को असली बात तेरे मुंह से पता चले, ताकि उसके दिल में जो भी डाउट्स है ना तुझे लेकर के, वो सब क्लियर हो जाए। और फिर वो हैमर से ही उसके हाथ पर धीरे धीरे मारते हुए कहते हैं ऐसे शाबाशी देने का मन करे तुझे, तेरी वजह से आज उसने एक्सेप्ट कर लिया दैट शी लव्स मी। वाह, सुना तूने कितने प्यार से बोल रही थी, तेरा काम आज खत्म हो गया। और ये बोलकर अभी अक्षत उनकी आंखों में देख ही रहा था कि अचानक ही रेयांश के हाथ से वो हैमर जो कि बहुत जोर से जाकर के अक्षत की उंगलियों पर लगता है, जिससे उसकी चीख निकल गई थी, लेकिन रेयांश दूसरे हाथ से
उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहते हैं, आई डोंट लाइक नॉइस पोल्यूशन। मुंह से आवाज निकली, अगली बार ये शार्प साइड तेरे मुंह के अंदर जाएगा। अक्षत के एक हाथ से बुरी तरह से खून आना शुरू हो गया था। वहीं रियांश दूसरे हाथ को भी बिल्कुल उसी तरह से हर्ट करते हैं। रियांश को वाकई में ही नॉइस पॉल्यूशन से काफी एलर्जी थी, जिसकी वजह से एक बॉडीगार्ड खुद ही आगे आकर के उसके मुंह पर हाथ रख लिया था ताकि उसकी आवाज ज्यादा बाहर ना जा सके और न ही रियांश को डिस्टर्ब कर सके। रियांश अपने कोट को साइड में करते हैं। रियांश अपने कोट को निकाले थे। कुणाल अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है और रियांश अपने कोट को उसके हाथ पर रखते हुए कुणाल से कहते हैं, इतने लोहे पिघलाए मैंने, आज एक नया एक्सपेरिमेंट करने का मन कर है कुणाल। कुणाल एक्साइटेड होते हुए पूछता है, क्या सर? रियांश कहते हैं, कभी इंसान को पिघलता हुआ देखा है तूने? जैसे ही रियांश की आवाज अक्षत के कान में पड़ी थी, वो बार बार अपने शरीर को इधर उधर करके रियांश से कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन इस वक्त उसका मुंह पूरी तरह से रियांश के बॉडीगार्ड ने दबा रखा था। रियांश अपने बॉडीगार्ड को इशारा करते हैं, जिससे अक्षत के मुंह से हाथ हट जाता है और वहीं रियांश उसकी तरफ देखकर पूछते हैं, क्या हुआ? परेशान क्यों हो रहे हो तुम? अक्षत जो कहता है, ये भी कैसी बातें कर रहे हो? प्लीज, मैं तुम्हारा दोस्त था रियांश। रियांश कहते हैं, दोस्त? मुझे तुम्हारी रिक्वेस्ट सुनाई नहीं देने वाली तो अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। और वो कुणाल से कहते हैं, चैम्बर रेडी करवाओ, वहां पर मैक्स टू मैक्स हाई टेम्परेचर रिलीज करो। मैं देखना चाहता हूँ इंसान पिघलते हुए कैसे लगते हैं। और ये बोलकर वो अक्षत की तरफ ही देख रहे थे। अक्षत की तो रूह कांप जाती है जब वो रियांश के मुंह से इस तरह की बातें सुनता है। वहीं कुणाल के भी थोड़े बहुत पसीने छूटने लगे थे, क्योंकि उसे भी काफी डर लग रहा था। रियांश इस तरह से ये बात बोल रहे थे, इसका मतलब तो ये था कि वो बिल्कुल सीरियसली यही सब करने वाले हैं अक्षत के साथ। सारे बॉडीगार्ड्स ने भी अपनी थूक को गटक लिया था, लेकिन अब रियांश का ऑर्डर था तो ऑब्वियसली उन्हें बात माननी पड़ती है। ये जगह रियांश की अपनी ही फैक्ट्री थी, जहाँ पर मोल्टन बॉक्स में लोहा वगैरह पिघलाया जाता था। अब रियांश का ऑर्डर था तो बाकी सारे बॉडीगार्ड्स को बात तो मान नहीं थी, जिसकी वजह से वो लोग मोल्टन बॉक्स के अंदर बहुत ही गर्म हवाएं छोड़ना शुरू कर दिए थे। उस रूम का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो जाता था कि लोहा भी उस जगह पर पूरी तरह से पिघल जाता था। नीचे से वो फ्लोर पूरी तरह से मजबूत मेटल्स का बना हुआ था, जिससे ऊपर की तरफ आग छन छन करके आती थी और उसी पर रख करके लोहे को पिघलाया जाता था। रियांश उसके चेहरे को उसी चैम्बर की तरफ मोड़ते हुए कहते हैं, अभी थोड़ी देर बाद तू वहां पर होगा और तेरी चीख उन चार दीवारी के अंदर कैद हो जाएगी। कैसा लग रहा है सोचकर? अक्षय जो रोते हुए अपने चेहरे को रियांश की तरफ करते हुए कहता है, मैं तो बाहर ले, बाहर नहीं जा सकता मैं। रियांश कहते हैं, परेशान मत हो, चार कंधों पर जाएगा तो इतना कष्ट नहीं करवाऊंगा तुझे, अपने पैरों से चलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन तभी अक्षय जो कहता है, थोड़ी सी रहम दिखा दे। रियांश उसकी बात पर हंसते हुए कहते हैं, रहम दिखाऊं तुझ पर? तूने उन लड़कियों पर रहम दिखाया जो अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर यहाँ पर काम करने आती हैं, भरोसा करती हैं तुझ पर, और तू उनके साथ क्या करता है? उनकी बद्दुआएं तो लगेंगी ना तुझे? आज पता चलेगा तुझे, इसी दुनिया में जन्नत और इसी दुनिया पर जहन्नुम भी है। उठाओ इसे और जल्दी करो, मेरी बीवी मेरा वेट कर रही है। अक्षित जो अपने उन्हीं हाथों से, जिस पर रियांश ने इतनी जोर से हथौड़ी मारा था कि पूरी तरह से खून खून हो गया था, वो उन्हीं हाथों को जोड़ते हुए रियांश से बार बार भीख मांग रहा था। लेकिन रियांश आराम से आकर के उसी चेयर पर बैठते हैं जहाँ भी अक्षत बैठा हुआ था और फिर उसको जाता हुआ देख रहे थे। कुणाल भी उनके पीछे आकर खड़े होते हुए अपना सिर झुका लिया था। वहीं रियांश कहते हैं, फोन निकालो और रिकॉर्ड करो इस सीन को। कुणाल ये सुन करके हैरानी में पूछता है, सर अक्षित? रियांश कहते हैं, एक बार बोला समझ में नहीं आता है? कुणाल डर के तुरंत ही अपने फोन को कांपते हुए हाथ से निकाल लेता है और फिर चुपचाप कैमरा ऑन करके सामने की तरफ कर देता है। वहीं एक बॉडीगार्ड उसको चैम्बर में फेंक दिया था और वो रियांश से आकर बाहर पूछता है, सर अगर आप कहें तो हम उसके हाथ को जंजीरों से बांध दें, बहुत इधर उधर कर रहा है सर। रियांश कहते हैं, कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी वो अपनी मर्जी से चैम्बर से बाहर तो निकल नहीं सकता, हाथ पैर मार कर भी क्या ही उखाड़ लेगा। और अब नीचे तपती हुई गर्मी जो कि अक्षत के शरीर को
बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी। निकाल लिए गए। उसके पैरों के शूज़ जैसे ही उस फ्लोर पर पड़े थे, वो शूज़ पूरी तरह से पिघल चुके थे और वो अब उसके पैरों को भी जलाना शुरू कर दिए थे। जैसे जैसे उस चैम्बर का टेम्परेचर बढ़ रहा था, वैसे वैसे अक्षत की हालत बुरी होती जा रही थी। वो बार बार उन आसपास के लगे सलाखों पर मारते हुए कहता है, प्लीज जाने दे रियांश, मैं तू मुझे मार भी ले, लेकिन ये सजा मत दे, मैं यहाँ नहीं रह सकता। आसपास पूरी तरह से कांच का दरवाजा लगा हुआ था, जिससे उसकी आवाज रियांश तक पहुंचती ही नहीं। हाँ, बस रियांश उसके एक्सप्रेशन को एंजॉय कर रहे थे। उन्होंने अपने एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ा करके आराम से अपने हाथ को अपने सिर के पीछे रखा हुआ था। कुणाल जो धीरे से अपनी नज़र को रियांश की तरफ करता है और अपने मन में धीरे से कहता है, 1960 के हिटलर और 2020 के रियांश अग्निहोत्री में कोई खास अंतर नहीं है। कितनी आराम से देख रहे हैं उसे। अब अक्षत की हालत और ज़्यादा बुरी होती जा रही थी। उसकी चमड़ी जो कि धीरे धीरे अब सिकुड़ना शुरू कर चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे स्टोव के ऊपर ही बैठा दिया गया हो। बाकी के बॉडीगार्ड्स ने भी अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लिया था। अक्षत का चेहरे का नक्शा भी अब बदलना शुरू हो गया था और अब कुणाल से यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और वो रियांश से धीरे से पूछता है, सर रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? रियांश कहते हैं, नहीं, जब तक उसकी शरीर पूरी तरह से पिघल नहीं जाती तब तक रिकॉर्डिंग बंद नहीं होगा। आसपास के खड़े बॉडीगार्ड्स जो कि वैसे तो कई मर्डर्स कर चुके थे, लेकिन इस तरह के पनिशमेंट के लिए तो वो भी तैयार नहीं थे। वो सब के सब अपने पसीने को अपने हाथ से पोंछने लगते हैं और सबने अपने चेहरे को नीचे की तरफ कर लिया था। रियांश के अलावा जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो अक्षत को इस हालत में देख सके। देर में वो टेम्परेचर और ज्यादा अक्षत की हालत बुरी करते हुए उसके शरीर को वाकई में ही धीरे धीरे पिघलाना शुरू कर दिया था। अब तो वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसके होंठ जो कि उसके शक्ल से कहीं गायब होते नजर आ रहे थे। लगभग इसी तरह से 10 मिनट और बीतते हैं और अब अक्षत बहुत ही बुरी हालत में जा चुका था। उसके प्राण अब उसके शरीर से अलग हो चुके थे। कुणाल जो अपने हाथ को कांपते हुए नीचे करते हुए धीरे से पूछता है, सर अब बंद कर दूं? रियांश कहते हैं, 2 मिनट और रुको। उसके प्राण तो उसके शरीर से निकल चुके थे, लेकिन अभी उसकी शरीर पूरी तरह से पिघली नहीं थी। 2 मिनट बाद अब वो इंसान नहीं बल्कि पूरी तरह से कंकाल बन चुका था, जिसके ऊपर कुछ जले हुए चमड़ी ही नजर आ रहे थे। और अब जाकर के रियांश को सुकून मिलता है। वो अपनी आंख बंद करके धीरे से कहते हैं, He deserved it। और ये बोलकर वो अपनी आंख खोल करके अब खड़े हो चुके थे। कुणाल अभी भी सामने की तरफ अपना फोन तो किया हुआ था, लेकिन उसकी नजर नीचे थी। रियांश ऐसे उसकी तरफ घूमे थे और उसको इस तरह देखते हैं। वो तुरंत ही उसके हाथ से फोन छीन करके रिकॉर्डिंग बंद करते हुए कहते हैं, दिल को मजबूत बना लो, अभी ऐसे बहुत सारे कांड देखना बाकी है। और ये बोलकर वो वहां से बाहर की तरफ निकलने लगे थे। कुणाल जो डरते हुए कहता है, सर ये रिकॉर्डिंग वायरल करनी है? रियांश कहते हैं, क्यों किसी को इतना डराना है तुम्हें? ये रिकॉर्डिंग सिर्फ एक्सक्लूसिव पर्सन के लिए है। कुणाल जो रियांश के पीछे पीछे आते हुए पूछता है, सर तो क्या करना है इसका? रियांश उसे कहते हैं, रियांश अग्निहोत्री की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है ये जयशंकर तिवारी के लिए, उन्हें सेंड करो और साथ में उनसे ये भी बोल देना उनके लिए और अच्छी ट्रीटमेंट का इंतजाम करवाऊंगा मैं, अलर्ट रहे वो। और ये बोलकर वो अपनी गाड़ी की तरफ आ गए थे। कुणाल जो अभी तक उस फोन को तो अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, लेकिन वो झट से अपने फोन को अपने पॉकेट में डालता है क्योंकि वो और ज़्यादा देर तक ये सारा टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके लिए भी ये सारा नज़ारा कोई टॉर्चर से कम थोड़ी ना था। वो भी दौड़कर रियांश की कार के ड्राइविंग सीट पर आता, लेकिन तभी रियांश उसको रोकते हुए कहते हैं, तुम दूसरी गाड़ी में आओ। जैसे ही रियांश ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला था, जिया एक बार उस तरफ देखती है और फिर झटके से अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा रही थी, जैसे उसने रियांश की नज़र को अपने ऊपर महसूस किया था। वो इस वक्त रियांश को फेस नहीं करना चाह रही थी क्योंकि बार बार उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या उन्होंने मेरी बात सुन ली होगी? मैं कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, अब तो एक्स्ट्रा भाव मारेंगे वो। जैसे ही रियांश गाड़ी में आकर के बैठे थे, जिया और रियांश के बीच में पूरी तरह से अब सन्नाटा हो चुका था। रियांश की गाड़ी उनकी फैक्ट्री से अब धीरे धीरे
रोड की तरफ आ चुके थे। रियांश गाड़ी को नॉर्मल स्पीड में ही रखे हुए थे। जिया जो बार बार विंडो की तरफ देखे जा रही थी, लेकिन उसके दिल में एक सवाल था कि क्या उन्होंने अक्षत को मारा या फिर ऐसे ही जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि जिया को भी इस बात से काफी गुस्सा आ रहा था कि रियांश को तो अक्षत के बारे में सब कुछ पता था, तो वो मार तो उसे पहले भी सकते थे। आखिर इतना दिन तक उसे जिंदा क्यों छोड़े। वैसे भी जिया ज्यादा देर अपने मन की बातों को छुपा तो नहीं पाती थी, जिसकी वजह से वो खुद ही रियांश की तरफ घूमते हुए पूछती है, आपने मार दिया उसे? और फिर उनके हाथ की तरफ और उनके शर्ट के ऊपर की तरफ देखते हुए कहती है, खून का तो धब्बा भी नजर नहीं आ रहा, ऐसे ही मार दिया क्या? रियांश उसकी बातों को सुनकर एक बार उसकी तरफ अपना चेहरा घुमाते हैं और फिर धीरे से अपने एक हाथ को जिया के हाथ पर रखते हुए कहते हैं, हम कुछ रोमांटिक बात नहीं कर सकते? जिया जो अपने हाथ को रियांश के पकड़ से छुड़ाते हुए कहती है, मैं इस वक्त सीरियस बात कर रही हूँ, आपने उसे मार दिया ना? रियांश कहते हैं, हमारे बीच का टॉपिक कुछ अच्छा होना चाहिए जिया, उसके साथ जो होना था वो हो चुका है, डोंट वरी अबाउट हिम। लेकिन तभी जिया जो तुरंत ही अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, बस इतना ही पूछना था, बात नहीं कर रही मैं आपसे और मुझसे भी बात करने की जरूरत नहीं है। और ये बोलकर वो फिर से अपने चेहरे को विंडो की तरफ घुमा ली थी। अब जिया ने इतना डायरेक्टली बोला था तो रियांश अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लूज करके उससे बात तो नहीं करने वाले थे, और अगर करते भी तो दूसरे तरीके से, जो कि ऑब्वियसली गाड़ी में तो पॉसिबल नहीं था। लेकिन वो और देर तक अपने और जिया के बीच में शांति भी नहीं रखना चाहते थे। वैसे भी जिया ने उनसे 2 दिन से ठीक तरीके से बात तक नहीं किया था। रियांश अपने सामने लगे स्क्रीन पर देखते हैं, जहां पर इस वक्त बहुत सारे मेन्यूज नजर आ रहे थे और रियांश की नज़र म्यूजिक पर जाकर ठहर जाती है। स्क्रीन पर म्यूजिक ऑप्शन देख करके रियांश के दिमाग में कुछ आइडिया चलना शुरू हो गया था। एक तरफ तो यहाँ पर जिया और रियांश काफ़ी रिलैक्स थे, वहीं जिया को भी अब समझ में आ गया था कि रियांश ने अक्षत को छोड़ा तो नहीं होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जयशंकर तिवारी ने दर्शन की बात को सुन लिया था और वह खुद ही दर्शन के पास जाकर के पूछे थे कि रियांश इस वक्त कहाँ गए हैं। दर्शन वो उन्हें इतना ही बताता है कि वो रियांश को बाहर जाते हुए देखा था और वो भी उनके पूरे बॉडीगार्ड्स के साथ। अब यहाँ पर जयशंकर तिवारी को जैसे तैसे करके जल्द से जल्द रियांश के मेंशन से बाहर निकलना था, क्योंकि वो समझ गए थे कि अक्षत और उनके मिली भगत जो कि पूरी तरह से अब रियांश के सामने आ चुके हैं और वो अब बुरी तरह से रियांश के सामने फंसने वाले हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते। रियांश के बॉडीगार्ड ने जयशंकर तिवारी को ऐसे बाहर जाने के लिए परमिशन नहीं दी थी और रियांश इस वक्त अपने बहुत तगड़े मुस्तंडे बॉडीगार्ड्स के साथ तो आए नहीं थे। उनके पास सिर्फ एक ही असिस्टेंट था, बाकी के उनके अपनी सिक्योरिटी जो कि बाहर ही खड़ी थी। अब वो पार्टी के अंदर इधर उधर बेचैन फिर रहे थे। बगल में खड़ा द्विवेदी जो उनसे कहता है, सर अब तो यहाँ से दुम दबाकर भागना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ सर, आप तो फिर भी उनके ससुर हैं, आपको तो वो छोड़ देंगे, लेकिन हमारा क्या होगा? मैं निकल लूँ सर? तुरंत ही जयशंकर तिवारी उसके गर्दन के पीछे अपना हाथ दबाते हुए कहते हैं, गद्दार, पहले तो ये बता कि रियांश को इस बारे में पता कैसे चला? वो तो बाहर था ना, फिर उसकी बीवी के साथ अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में उसे अंदाजा कैसे हुआ? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि रियांश अंदर नहीं गए थे। कहीं तुमने तो हमारी प्लानिंग के बारे में नहीं बताया? द्विवेदी जो अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है, क्या कर रहे हैं साहब, अगल बगल सब लोग देख रहे हैं और आप मुझ पर कैसे शक कर सकते हैं? मैं तो आपका ही नमक खा करके बड़ा हूँ, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ सर? आपके साथ गद्दारी करके मुझे मरने का शौक थोड़ी न था। जयशंकर तिवारी जो अपने माथे के पसीने को पोंछते हुए कहते हैं, तो फिर कैसे पता चला? अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, अब मैं बचूंगा नहीं। खामखा यहाँ पर आ गया। मुझे तो लगा था कि जिया और रियांश को बर्बाद होते हुए अपनी आंखों से देखूंगा। मुझे नहीं पता था कि मेरा अपना आइडिया ही मेरे लिए भारी पड़ जाएगा। और फिर वो द्विवेदी को थोड़ा जोर से धक्का देते हुए कहते हैं, तुम कुछ सोच रहे हो या फिर बस मेरा चेहरा देख रहे हो? वही द्विवेदी जो पीछे कुछ लड़कियों के ग्रुप को देखते हुए कहता है, आप वाकई रियांश साहब से बचना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है साहब। जयशंकर तिवारी जो पूछते हैं, क्या? द्विवेदी जो कहता है, आपको एक लड़की का सहारा लेना पड़ेगा। सुना है रियांश किसी लड़की पर वार नहीं करते, और अगर आप अपने और रियांश के बीच में किसी लड़की को ला देते हैं तो मामला सुलट सकता है सर।
जयशंकर तिवारी भी पीछे की तरफ देखते हैं, जहाँ पर वाचिका, वेदिका, मृदुल, शिवानी, नेहा और राधिका आपस में मिलकर के गॉसिपिंग कर रहे थे। जयशंकर तिवारी जो कहते हैं, तुम्हें लगता है कि इससे मैं बच जाऊंगा? द्विवेदी जो कहता है, इसके अलावा और दूसरा कोई तरीका नहीं है सर। अब गाड़ी के अंदर का माहौल काफी अलग हो चुका था, क्योंकि इस वक्त गाड़ी में सन्नाटा नहीं बल्कि म्यूजिक की धुन गूंज रही थी। रियांश उसी गाने के साथ हल्का हल्का गुनगुना रहे थे। वहीं जिया जो अपने मन में सोचती है, ऐसे अकड़ू खड़ूस इंसान भी गाना पसंद करते हैं। जिया को तो वैसे ही म्यूजिक से कुछ अलग सा जुड़ाव था, जिसकी वजह से वो भी ज्यादा देर अपने चेहरे को विंडो की तरफ करके नहीं रह पाती। उसका भी चेहरा धीरे धीरे करके रियांश की तरफ घूमना शुरू हो गया था। वो देखने की तो कोशिश कर रही थी और वो प्रिटेंड भी यही कर रही थी कि वो सामने देख रही है, लेकिन उसकी आंखें रह रह करके रियांश की तरफ चली जा रही थी। आज उस गाने के साथ एंजॉय करते हुए आराम से गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। उन्होंने जानबूझ करके अपनी गाड़ी की स्पीड काफी स्लो रखी थी, ताकि रियांश और जिया को अच्छी तरह से वक्त मिल सके। और वो गाना रियांश और जिया के सिचुएशन पर काफी सूट भी कर रहा था। जैसे रियांश गाना ना गा रहे हो, बल्कि जिया से अपने दिल की फीलिंग्स बयां कर रहे हो। कैसे बताएं क्यों तुमको चाहें यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आंखें तुम्हें समझाएं, तू जाने ना, तू जाने ना। जिया खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अब उससे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता। वो अपने पूरे चेहरे को अब रियांश की तरफ ही कर चुकी थी। रियांश को भी अब एहसास हो गया था कि जिया की आंखें उनके चेहरे से हट नहीं पा रही हैं, और रियांश उसका फ़ायदा उठाते हुए लगातार जिया को अपनी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे, अपनी आवाज़ से, अपनी हरकतों से। और ड्राइविंग करते करते वो भी अपनी आंखों को एक बार जिया की तरफ मोड़ देते हैं। जिया तुरंत ही अपनी थूक गटकते हुए अपने होठों को एक दूसरे में ही दबा करके सामने की तरफ देखने लगी थी, जैसे उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया हो कि वो कितनी जल्दी रियांश की हरकतों से पिघलना शुरू कर देती है। उसे स्ट्रांग बनना था, थोड़ी देर के लिए गुस्सा रहना था, लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है। वो दोबारा से अपने स्टैमिना को अपने अंदर लाते हुए खुद से कहती है, बात नहीं करूँगी मैं इनसे, बहुत गंदी पनिशमेंट देते हैं ये, नहीं करूँगी। कंट्रोल योर सेल्फ जिया, इनकी प्यारी प्यारी हरकतों पर ना ज़्यादा अट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ अपनी जाल में फंसाने का तरीका ढूंढ रहा है। अब इसी तरह से जिया की उलझनों के साथ वो लोग अपने सफ़र को तय करते हुए रियांश के मेंशन में दोबारा से वापस आ चुके थे। और जैसे ही उनकी गाड़ी अग्निहोत्री मेंशन के अंदर आती है, आसपास के सभी गेस्ट उसी तरफ आकर के उन लोग को देखने लगे थे। प्रार्थना जी भी रियांश की गाड़ी को देख करके अपनी साड़ी को संभाल कर आगे आ जाती हैं, और वहीं जितेंद्र जी भी। वो लोग वैसे तो रियांश से काफ़ी नाराज़ थे, लेकिन जैसे उन लोग की नज़र रियांश के साथ आ रही जिया पर पड़ती है, सबके सब हैरान हो चुके थे। वहीं जयशंकर तिवारी जो अभी भी द्विवेदी के साथ बैठकर प्लानिंग पे प्लानिंग किए जा रहे थे कि आखिर वो कौन सी लड़की को उठाए रियांश से बचने के लिए। द्विवेदी जो उनको आइडिया देते हुए कहता है, मुझे लगता है कि नेहा या शिवानी में से किसी एक को। अभी वो लोग ये सब डिसाइड करते उससे पहले ही रियांश जयशंकर तिवारी के सामने आ चुके थे, और वो जिया की कमर को जोर से अपनी तरफ खींचते हुए जिया से कहते हैं, शायद तुम्हारे बड़े पापा जा रहे हैं, एक आखिरी बार मिल लो उनसे। जिया जो रियांश की बात को समझ नहीं पाई थी कि रियांश किस वे में ये बात बोल रहे हैं, बस अपने सर को हाँ मिलाती है और अपने बड़े पापा को देखकर बस अपने हाथ को जोड़ लेती है। उसका चेहरा भी नीचे ही था, क्योंकि अभी भी वो बड़े पापा को फेस करने की हिम्मत नहीं रखती थी। रियांश शिवानी और नेहा को अपनी तरफ बुलाते हैं और उसे जिया को अपने साथ ले जाने के लिए कह देते हैं, और फिर वो अपने हाथ को जयशंकर तिवारी के कंधे पर थपथपाते हुए कहते हैं, कोशिश अच्छी थी आपकी, और आपके इस कोशिश का रिजल्ट आपको थोड़ी देर में आपके फ़ोन में दिख जाएगा। उसे मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझिएगा आप, अपने दामाद की तरफ से। बाकी आप जा सकते हैं, इतनी जल्दी आपको मारूंगा नहीं मैं, डोंट वरी। और हाँ, मेरी अपनी ही गाड़ी से जाइएगा, आपको परेशानी भी नहीं देख सकता मैं। और ये बोलकर वो कुणाल को उन्हें ले जाने का इशारा कर दिए थे। बेचारा द्विवेदी जो कि अपनी सांस में सांस भरते हुए जयशंकर के बगल में आते हुए कहता है, मुझे तो नहीं लगा था आज हम बच जाएंगे, भगवान इनको लंबी उम्र दे। जयशंकर जो उसके हाथ को जोर से दबाते हुए कहते हैं, तू मेरे दुश्मनों को ही जिंदा रख, वो मुझे मारने की बात करके चला गया और तू है कि उसी की तरफदारी कर रहा है। द्विवेदी जो कहता है, उन्होंने तो अपनी गाड़ी भी तक ऑफर कर दी है,
हाँ, मारने की बात कहाँ कर रहे थे वो? जयशंकर तिवारी जो दिमाग के बहुत ज़्यादा शार्प थे और वो द्विवेदी से कहते हैं, देखा नहीं किस तरह से उसने जिया से बोला, आखिरी बार मिल लो अपने बड़े पापा से। सही कह रहा था विश्वास, नहीं करनी चाहिए थी मुझे शायद ये गलती। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और सुनते रहिए माफिया स्टार डिवाइस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद समय के साथ।